और मिथोद्रस के फैसलों में से एक फैसला है कि पृथुसेन को सेनापति नियुक्त किया जाता है। पृथुसेन की डिमांड थी कि मुझे सेना में कमीशन के पद पे ले आइए, कांस्टेबल नहीं, मतलब कमीशन पद पे ले आइए, लेफ्टिनेंट कर्नल बना दीजिए, ऐसा कुछ बना दीजिए। पर दासपुत्र था, वर्ण व्यवस्था के लोग तैयार नहीं थे, बहुत दिन से अप्लाई कर रहा था। और देव शर्मा कह रहे थे कि अगर इसको एक बार ये मौका मिल गया तो उसके बाद सामंत होने का अधिकारी हो जाएगा, जो केवल उच्च वर्ण के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद है। दिव्या कहती ये क्या बात हुई, इतना अच्छा सैनिक आप सेना में ले रहे हो, उसको कमीशन का पद दे रहे हैं। तो उससे दादा ने समझाया कि देखो ये सिस्टम इतना गोलूपन से नहीं चलता है, बहुत घाघपन से चलता है, इसके लिए दासाहब होना पड़ता है। मजाक नहीं है, जमुना बहन मन की बात नहीं बनेगी इसमें, इसके दासाहब होना पड़ेगा। और जिसको सेना में कमीशन अधिकारी का पद नहीं मिल रहा था वो सीधे बना है सेनापति, महासेनापति नहीं, सेनापति। और उसे काम दिया गया कि वो केंद्र के विरुद्ध सेना जो लड़ेगी उसका नेतृत्व करेगा, अपनी सेना खड़ी करेगा। और घोषणा क्या हुई है, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती युद्ध में सहायता नहीं ली जाएगी। जनता खुश हो गई कि चलो हम तो बच गए। फिर कहा लेकिन युद्ध काल में जितने भी घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हैं व्यक्तियों के पास, वो सारे राज्य की संपत्ति होंगे, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता जनता को भी। फिर कहा जो भी कृषक अपनी इच्छा से युद्ध लड़ना चाहेगा उसकी कृषि भूमि राजस्व से मुक्त हो जाएगी। लालच दे दिया, अब किसान कह रहे हम भी लड़ेंगे, टैक्स खत्म हमेशा के लिए हमारा। कई किसान आ गए नाम लिखवाने के लिए, हमारा नाम मिले सेना में। अगली घोषणा, जो भी दास अपनी इच्छा से युद्ध में लड़ना चाहेगा उसे उसकी पत्नी और बच्चे सहित दासत्व से मुक्ति मिलेगी। बाहुल पहुंच गया कि मुझे भी दो भाई, वरना बाहुल मिल नहीं पाता, छाया से वहां पर परेशानी रहती है। अब वो दासत्व से मुक्त हो जाएगा, इस मूड में गया है। बहुत सारे दासों ने नाम लिखवाई कि युद्ध लड़ेंगे, यहां रोज लड़ते हैं, वहां एक ही बार लड़ लेंगे, ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार ऐसी सेना तैयार हुई जो आत्मविश्वास से भरी है और लड़ने को तैयार है एकदम। और अब पूरे सागल में जो मायूसी छाई हुई थी, अब आत्मविश्वास आने लगा है। पृथुसेन दिन भर घोड़े की पीठ पर सवार रहता है, यहां जा रहा है वहां जा रहा है। जो बूढ़े लोग हैं वो दिन में एक दो बार बाहर निकलते हैं ताकि लोग देख ले कि हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो काम कर रहा है पृथुसेन कर रहा है। और वर्ण व्यवस्था के लोग फूके हुए हैं, उनका नायक दर दर भटक रहा है शहर के बाहर, रुद्रधीर। इधर दिव्या परेशान है। एक दो बार पृथुसेन ने चाहा कि फिजिकल रिलेशंस दिव्या के साथ उसके हों, दिव्या ने मना कर दिया, जो कि स्वाभाविक है, विवाह तो हुआ नहीं उनका। अब पृथुसेन ने इमोशनली ऐसा ब्लैकमेल किया आखिरी बार, उसने कहा कि देखो दिव्या, जीवन में तुम्हारे प्रेम के अलावा कोई अनुभूति ऐसी है नहीं जो मुझे अपील करती हो। युद्ध वुद्ध तो होता रहता है, जिएंगे मरेंगे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं युद्ध में गया और मान लो नहीं लौटा तो ये भाव लेके मरूंगा कि अगले जीवन में तुम्हारा हो जाऊं। दिव्या को भी लग रहा है कि बात तो सही है भाई, ये तो हो सकता है कि युद्ध में जाए, युद्ध में तो जाने वाले सब लौट के थोड़ा ना वापस आते हैं, कोई तो मरेगा ही। अब उसको ये लग रहा है, जो कि प्रेम में बड़ा स्वाभाविक है एक समय पे ऐसा लगना, कि अगर मेरे मन में ये निष्ठा एकदम स्पष्ट है कि हम दोनों को पति पत्नी होना ही है, तो मुझ पर मेरे होने वाले पति का या मेरे प्रेमी का इतना अधिकार भी नहीं कि वो युद्ध में जाए और उसके बाद भी उस तड़प के साथ जाए। तो उसने तय किया कि वो अंततः तय किया, 2-4 बार 5 बार मिलने के बाद तय किया कि वो जाने से पहले एक बार फिजिकली कनेक्ट होगी उसके साथ। अब वो तो मिल ही नहीं रहा, वो तो घोड़े पे घूम रहा रात दिन। वो संदेश पे संदेश भिजवा रही है, धाता को भिजवा रही है, छाया से कह रही तुमको जुगाड़ लगाओ, लेकिन वो बात हो ही नहीं पा रही है। मतलब संदेश भिजवा दो, वहां पे संदेश पहुंच नहीं पा रहा है, संदेश पहुंचा ही नहीं। इतने में उसको कल सुबह चले जाना है युद्ध में। अचानक प्रेस्त के घर की सीनियर मोस्ट दासी आई है, बहुत बूढ़ी सी है, और पता लगा दिव्या से कहा गया कि दिव्या, उस दासी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो दासी मिलने आई हैं, क्या नाम है, वापा, हाँ वापा मिलने आई हैं। तो दिव्या कौतूहल हुआ कि वो क्यों आई, और समझ गई कोई ना कोई सूचना ही होगी, लेकिन आसपास के लोगों को अंदाजा ना हो, तो उसने कहा हाँ ठीक है भेज दो, कोई बात नहीं। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। तो वापा ने आके रहस्य, जैसी अकेली हुई वापा के साथ, रहस्य में स्वर में कहा, रात्रि के दूसरे प्रहर में मल्लिका के प्रासाद में, ये क्या चली गई। तो टाइम एंड वेन्यू बता दिए, कहाँ पृथुसेन कहाँ पहुंचेगा, तुम वहां पहुंच जाना। पहले तो ये था, पहले व्हाट्सएप छोड़ना था, ये सीधे व्हाट्सएप किया, स्नैपचैट कर दिया, अब तो चीजें बड़ी आसान है। खैर दिव्या वहां गई, पृथुसेन वहां मिला, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी हुआ।
और इस एहसास के साथ पृथ्वी गया कि मतलब युद्ध में जा रहा हूं, कोशिश करूंगा जीतने की, मैं मर भी गया तो मुझे ये अफसोस नहीं है कि मैंने अपने जीवन को, प्रेम को हासिल नहीं किया। दिव्या को भी यह संतोष है कि मैं जिससे प्रेम करती हूं वो मेरे जीवन का हिस्सा है। चला गया युद्ध में, लेकिन जो गोदान में झुनिया के साथ हुआ वो इसके साथ भी हुआ। वो गर्भवती हो गई है। इसके बाद की कहानी का टर्निंग पॉइंट यही है। वो युद्ध में गया, खबरें आ रही हैं युद्ध में ये हो रहा है वो हो रहा है, 4 महीने हो गए युद्ध में, और अंत में खबर आई कि पिथुसेन के हमले से केंद्रस की मौत हो गई है। किंतु केंद्रस ने भी ऐसा हमला किया कि पिथुसेन घायल हो गया है, मरा तो नहीं पर घायल हो गया है। और दार्व के 2000 से ज्यादा लोगों को दास और दासी बना के, बहुत सारा स्वर्ण आभूषण ये वो सब लेके सेना लौट रही है। अब तो सागल में उत्साह की लहरें दौड़ पड़ी। इधर ये दिव्या तनाव में है, उसको तो पता भी नहीं है कि दिव्या की क्या स्थिति है। दिव्या गर्भवती है, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने तक मैनेज करना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद 5वें 6ठे महीने से गर्भ को छिपाना एक चैलेंज होता है किसी भी स्त्री के लिए। उसे बार बार लग रहा है कि अब पिथुसेन आ जाए, समाज के सामने मुझे स्वीकार करे। पिथुसेन ने जाने से पहले अपने पापा से कहा कि पापा मैं ना दिव्या से शादी करना चाहता हूं। प्रेस तो लगा इस समय से टोकना ठीक नहीं है, कहीं बोले युद्ध में नहीं जाऊंगा। तो प्रेस ने कहा कि अच्छा ठीक है, देख लो। तो बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, अपने पिता की अनुमति से पिथुसेन धर्मस्थ देव शर्मा के पास गया। देव शर्मा सोचे को, देव शर्मा कौन? दिव्या के परदादा जी, ठीक है। और देव शर्मा से कहा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं पानी मतलब हाथ, पानी ग्रहण होता है ना, पानी मतलब हाथ, कि मैं दिव्या के पानी की अभ्यर्थना करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। सीधा बोल दे कि शादी करनी दिव्या से, लेकिन ऐसा बोल दे दिव्या के पानी की अभ्यर्थना करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। लोग सोचते हैं क्या पानी पानी किया जा रहा है, क्या बात है, सीधे क्यों नहीं बोलता है। संस्कृत के जमाने में लोग ऐसे ही बोलते थे तो क्या करें, उनकी भाषा वो थी ना। तो देव शर्मा बहुत मैच्योर आदमी, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अभी युद्ध का समय है, अभी युद्ध पे ध्यान लगाओ, युद्ध से लौट के आओगे तब इस बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, अभी जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, अभी आप युद्ध पे ध्यान लगाओ। मना नहीं किया, कहा कि हाँ सोच सकते हैं, अभी आप युद्ध पे ध्यान दो। तो प्रोफेसर निश्चिंत था कि चलो हाँ मेरी बात को सुना जा रहा है, मेरे पापा भी तैयार हैं, इसके भी दादा तैयारी लग रहे हैं, तो वापस आएंगे तो शादी हो जाएगी। चला गया, लौट के आया। प्रेस्थ की योजना यह है कि पिथुसेन की शादी, देखिए जो घाघ लोग होते हैं ना, उनके लिए बच्चों की शादी एक उपक्रम होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट मतलब शादी के माध्यम से क्या किला फतेह कर लेना है, ये प्रोजेक्ट होता है पूरा का पूरा। अब पिथुसेन कह रहे कि दिव्या से ब्याह करना है, प्रेस्थ कह रहे तो पागल हो गया है, अरे तो सफल आदमी है, दिव्या क्या, दिव्या जैसी 1000 लड़कियां मिलेंगी तुझे। जो स्त्री होती है, स्त्री जीवन का साध्य नहीं होती है, केवल एक उपकरण है जीवन का। और चाणक्य कह गए हैं, जो व्यक्ति इस चक्कर में पड़ जाता है अपने जीवन की सारी संभावनाएं खत्म कर लेता है। पुत्र स्त्री जीवन का साध्य नहीं, जीवन का एक उपकरण मात्र है, उसे उपकरण ही समझो। और तुम्हें दिव्या के सौंदर्य का लालच है, दिव्या से ज्यादा सुंदर स्त्रियां तुम्हें मिलेंगी, 1 की 1000 मिलेंगी, बाप बेटे से कह रहे। तो पिथुसेन को लग रहा है कि नहीं, मैं तो दिव्या से ही प्रेम करता हूं। तो मैंने आपसे पूछा था उस टाइम, आपने कहा था कि ठीक है बात करेंगे। तो प्रेस ने बताया नहीं कि इस बीच में देव शर्मा मेरे से प्रेस से, देव शर्मा ने कहा कि पिथुसेन आया था, दिव्या से शादी की बात कर रहा था, तो मैंने कहा युद्ध से आओ फिर बात करते हैं, आपकी क्या राय है। प्रेस ने कहा देखिए देव शर्मा जी, आप लोग हैं ब्राह्मण लोग, मैं हूं दास, अगर ये शादी हो गई तो जीवन भर इतना विरोध होगा कि हम इस विरोध को झेल नहीं पाएंगे। तो मैं तैयार नहीं हूं इस चीज के लिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस विरोध में नहीं गुजारना चाहता कि मेरे बेटे ने कुछ ऐसा किया कि हम हमेशा खतरे में हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं। तो देव शर्मा कहा ठीक है भाई, हमारी बेटी बेरोजगार छोड़ना है, उसके लिए बहुत रिश्ते आ जाएंगे, ऐसा क्या है, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। पिथुसेन लौट के आगे घायल है। और प्रेस्थ की योजना यह है कि मिथोद्रस की जो बेटी है, सीरो, बेटी का मतलब उसके घर में जो लड़की है, उससे शादी हो जाए, क्योंकि सीरो है उस जमाने की प्रियंका गांधी, जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसके घर की कन्या, उससे जिसकी शादी होगी, इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि वो ताकतवर हो जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा नहीं हो पाया तो उसके अपने कर्म उसमें ज्यादा जिम्मेदार हैं, अगर वो थोड़ा भी स्मार्ट आदमी होता तो ताकत हासिल करता बहुत बड़ी।
पृथुसेन वैसे भी ताकतवर आदमी है, अगर ये साथ और हो गया, कौन है, प्रेस्थ का बेटा है, बाप रे बाप, सेनापति भी, ओ हो, और मिथोद्रस का दामाद है, बाप रे, डेडली कॉम्बिनेशन है। तो इसके बाद क्या बचता है? और सीरो क्योंकि यवन लड़की है तो वहां वर्ण व्यवस्था वाला कंसेप्ट भी नहीं, कोई दास है कि शूद्र है कि ब्राह्मण, कुछ मैटर नहीं करता है। सीरो को भी इंटरेस्ट पृथुसेन में है, पृथुसेन बहुत स्मार्ट लड़का है ना, उसमें इंटरेस्ट सबको आ जाता है। तो प्रेस्थ ने सीरो को समझाया, मिथोद्रस को भी समझाया, सब समझ गए। तो प्रेस्थ ने जैसे ही आया, पृथुसेन सीरो से कहा कि तुम इसके आसपास रहो, अगर तुम नर्सिंग ठीक से करोगी, ध्यान से इसका मतलब केयर करोगी, तो इसके मन में प्रेम आएगा तुम्हारे लिए। तो वो करने लगी, नर्सिंग केयर करने लगी। उसको ये भी बता दिया गया था कि दिव्या से बचा के रखना है इसको। अब दिव्या आई है पृथुसेन से मिलने के लिए, मिलना चाह रही है, किंतु वो बैठी है, सीरो भी साथ में बैठी है, वो बैठी है, वो सोया हुआ है दवाई के नशे में, उठ ही नहीं रहा। कब तक बैठे? अंत में उसको अपने घर जाना पड़ा, ये कह के गई कि मैं फिर से आऊंगी, अगर इनको आराम करने दिया जाए। सीरो ने भी कहा भी इनको आराम करने दिया जाए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, डॉक्टर ने कह रखा है डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बोले ठीक है। जब चली गई तो सूचना क्या दी गई, दिव्या आई थी, देखा तुम सो रहे हो, चली गई। बोले ठीक है, बाद में मिल लेंगे। ये तो सारा सूचना का खेल होता है ना, एकता कपूर के सीरियल साथ देखिए, सारा सूचनाओं का खेल है, हुआ क्या और सूचना क्या दी गई, सारा अच्छा खेल है। पृथुसेन को धक्का सा लगा कि अरे मैं इतना बड़ा युद्ध जीत के आया, इतना घायल हुआ, और दिव्या के पास इतना भी टाइम नहीं कि थोड़ा वेट कर सके मुझसे मिलने के लिए। बड़ा आघात सा लगा कि मेरी कीमत इतनी कम हो गई। सीरो ने और नमक मिर्च लगा के बताया, हाँ वो तो कह रही थी, अच्छा कोई बात नहीं, इस तरह से बताया। अब दिव्या परेशान, उसके घर में एक स्त्री आर्य मोक्षा है, गर्भवती है, उनके संतान की उत्पत्ति, सारे घर में खुशी का माहौल है, वो अपना गर्भ छिपाई फिर रही है। और अब स्थिति यह है कि अब ये बात और छिपेगी नहीं। अब दो ही रास्ते, या तो अपने घर में बता दे, अगर बता दे तो कत्लेआम मचना तय है घर के अंदर, नहीं बताए तो एक ही रास्ते, घर छोड़ के भाग जाए। और क्या तरीका है? तो अंत में उसने तय किया कि वो घर छोड़ेगी, लेकिन एक बार आखिरी अटेम्प्ट उसको लेना था कि लास्ट अटेम्प्ट के तौर पर एक बार पृथुसेन के घर जाऊंगी, कोशिश करूंगी उससे बात हो जाए। रात को निकल गई, धाता साथ में कि मैं भी चलूंगी साथ में। तो ठीक है, हम आप भी चलो। दोनों गए पृथुसेन के घर के पास, और पृथुसेन के बाहर से उन्होंने मैसेज भेजा कि उनसे बात करनी है, और मन में प्रार्थना करी कि हे भगवान इस समय सीरो ना हो बस वहां पर। और सीरो ठीक वहीं थी। ये बेचारी इतनी दयनीय अवस्था में, इसके मन में यहां तक आ रहा है कि ठीक है यार, तुम सारे सीरो से शादी कर लो, मुझे सेकंड पत्नी बना लो, कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी बना लो। और ये वही दिव्या है जो कुछ पेज पहले कह रही थी कि रुद्रधीर की शादी हो चुकी थी, उनका सम्मान करती थी, किंतु दूसरी पत्नी बनने का भाव उसको अच्छा नहीं लगता था। प्रेम में व्यक्ति बड़ा कमजोर हो जाता है, कई बार बहुत कमजोर। अब वो दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार है। इधर प्रेस्थ ने अपने बेटे को समझा दिया कि बेटा सीरो से शादी कर लो, बाद में दिव्या से भी कर लेना, चिंता मत करो, अभी सीरो से तो करो। इसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये भी रास्ता है। तो जब सीरो से बातचीत चल रही थी, बहुत प्यार से, सीरो एक बात कहना चाहता था। बोली हाँ हाँ कहो ना, कि मेरा मन करता है कि तुम्हारे साथ साथ दिव्या से भी शादी कर लूं। फिर क्या लिखा, क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकार उठी सीरो, क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकार उठी। ऐसा कसके डांटा पृथुसेन को, ऐसा कसके डांटा, उसकी तो मतलब हवा खिसक गई बेचारे की, ये मैंने क्या बोल दिया। उसे समझ में आ गया कि इसके साथ ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। अब वो परेशान भी है, लेकिन छवि ऐसी कर दी दिव्या की उसके सामने कि वो मान के चल रहा है कि दिव्या शायद मुझे चाहती ही नहीं। तो दूसरी बार दिव्या गई है आखिरी बार मिलने के लिए, मैसेज भेजा, तो मैसेज जवाब आया कि अभी पृथुसेन जी सीरो की संगति में हैं। अब इसको लगा अब क्या करूं, चुड़ैल साथ में ही है, काश ना होती, ऐसे भाव आता मन में उस समय ना। तो इसने आखिरी कोशिश के तौर पर रिक्वेस्ट भेजी कि पृथुसेन जी से निवेदन है कि एक बार आगंतुक से मिल लें, दिव्या से मिल लें। अब जो चौकीदार गया सूचना देने के लिए, सीरो ने उसको रास्ते में रोक लिया, पूछा क्या बात है। उसने कहा वो मिलना चाहते हैं। बोलो अभी नहीं मिल पाएंगे, और ये मत कहने कि मैंने कहा है, बोलना पृथुसेन ने कहा है,
बोला जी मैडम, जी मैडम। गया, उसने आके बोल दिया कि पृथुसेन जी ने कहा है कि वे अभी नहीं मिल पाएंगे। अब इसका बेचारा दिल छलनी छलनी हो गया, सोचिए, है ना। क्या हो गया, तो दुखी क्यों रहे आप लोग भाई? कितना दुख चेहरे पर मंडरा रहा है कि जैसे अरे कहानी है, कहानी है, असली में नहीं है ऐसा। चेहरे पर ऐसा दुख है, कम वक्त एक बार मिल लेता, गधा गई का एक बार तो मिल लेता। चलिए कोई बात नहीं, आंसू आंसू ना निकले, बस ध्यान रखिएगा। तो अब दिव्या ने सोचा अब क्या करें, निकलते हैं। तो दिव्या रथ में बैठी, धाता बोली मैं साथ चलूंगी। अपने घर नहीं लौटे, थोड़ा आगे निकले, सड़क पर रथ से उतर गए, रथ भेज दिया, सड़क पर चलने लगे। वो इलाका थोड़ा सा गंदा इलाका था, रेड लाइट एरिया जिसको बोलते हैं, वेश्यालयों वाला इलाका वहां था। वहां एक शराबी था माताल रिक नाम का, और बहुत सारे माताल और भी थे वहां पर थे, जो युद्ध में लड़के आए थे, अभी पृथुसेन की सेना का हिस्सा बन गए थे, जो संभवतः पहले दास रहे होंगे, मुक्त हो गए होंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। अब वो दिव्या को देख के कह रहे कि तुम अच्छे घर की औरत हो, क्या हो गया, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। वो डांट रही है उसको, तुम्हें अंदाजा नहीं किससे बात कर रहे हो। उससे कहा किससे बात कर रहा हूँ, मैं तो केंद्र से घर गया था, केंद्र से घर की स्त्रियों के साथ ऐसा करके आया हूँ, मेरी ताकत का तुम्हें एहसास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी घर की औरत हो, पैसे के सामने सब बराबर हैं। ऐसी बकवास कर रहा है वो। ये डरे हुए हैं, इनको जो बलात्कार का भय होता है, कुछ वैसा भय हो रहा है उस समय। उसी समय एक दो अश्वारोही वहां पर आए, सैनिक लोग आए। धाता ने कहा उनसे कि देखिए ये देव शर्मा जी की प्रपौत्री दिव्या हैं। उन्होंने सैल्यूट मारा कि रे आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो बताया कि हम एक सहेली के घर से आ रहे थे, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था, तो हमें साइड से रास्ता ले लिया। ये हमें पता नहीं था, गूगल मैप से रास्ता देखा तो ये रास्ता दिख गया। गूगल मैप से ऐसे रास्ते दिखाता है कई बार, जो बाद में समझ में आता है कहाँ ले आया यार। तो उसने कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, उन सबको भगाया, गिरफ्तार करवा दिया उन सबको, तीनों को। और फिर बोला क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं। उससे कहने नहीं, घर ही तो छोड़ना था। घर तक छोड़ दोगे तो फिर कैसे घर छूटेगा। उसे भेजा नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम चले जाएंगे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थके हुए हैं। एक बुढ़िया मिली, बहुत प्यार से बात की, अरे अरे बेटी थक गई होगी, आओ मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, तुम मेरे घर चलो। इनको लगा कि चलो अच्छे लोग हैं दुनिया में, वो ले गई। और उसकी योजना थी कि दिव्या क्योंकि सुंदर है, युवती है, उसको बेचेगी। और एक बूढ़े व्यक्ति को जो कि इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, बेचने खरीदने में, उसको बेच दिया।